हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए नोटसेट शिफ्ट सेकंड का पार्ट थर्ड लेकर आ गया हूं, जिसमें अपन लगभग 40 क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए। मैं पूरे दिन भर से यही काम कर रहा था आज, और लगभग हमने आप सभी के सहयोग से, आप सभी स्टूडेंट्स के सहयोग से लगभग 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, ये मानकर चलो सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आप भी जो यूट्यूब के वीडियो पर जो कमेंट कर रहे हो मेरे को, और कमेंट करके आपको हमारे को जो ऑप्शंस बता रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहे हो, करेक्शन करवा रहे हो, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज़ पर, तो सभी को रिप्लाई करना, रेस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है। सो आप ये नहीं समझिए कि मैंने कमेंट किया और मेरे का रिप्लाई या रेस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा आप माइंड नहीं करें। ठीक है, मैं आपके एक एक कमेंट को देख रहा हूँ, और वहीं से जो जिस क्वेश्चन में कुछ आधा अधूरा था या जिसमें कुछ लाइन में लैंग्वेज में चेंजेस था, वो मैं करेक्शन कर रहा हूँ। आपको पता है, जैसे पूरा पेपर बनेगा, पूरे पेपर की एक सिंगल PDF विथ आंसर विथ रेशनल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप जितना हो सके एज पर एज पॉसिबल हमारे को कोऑपरेट करिए और ये पेपर बनवाने में मदद करिए, ताकि आपको अगली बार आपके कोई साथी जो नोट सेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दो, तो आपको नोट सेट जैसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स का पैटर्न समझने में आपको और आपके सभी साथियों को आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पर बिना टाइम गवाए हुए पार्ट थर्ड पर डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में 40 से 80 यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन पर अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन अधूरे रहेंगे बीच बीच में, तो वो आपको पूरा करने हैं आपके सहयोग से ही। ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपना जो एम्स नोट सेट पेपर को इवैल्यूएशन कर सकें, अपने आंसर करेक्ट आंसर वगैरह मैच कर सकें। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, ए डायबिटिक मदर बोर्न ए बेबी विथ वेट ऑफ 3.8 kg। देखिए, एक डायबिटिक मदर है जो एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका वजन है 3.8 kg। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग कैन बी सीन इन दिस बेबी आफ्टर बर्थ। देखिए, डायबिटिक मदर है तो उसमें देखो इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको सीन होगी आफ्टर बर्थ। शायद एक क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में आ गया था, वापस इसी वीडियो में आ गया, कोई बात नहीं, चलो इसको मैं समझा भी चुका था आपको। डायबिटिक मदर है, मैक्रोसोमिया है बेबी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को कंडीशन वो मिलेगी बेबी में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ गया था। अब अपन यहाँ करते हैं, देखो, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच नंबर ऑफ गोज कैनुला इज यूज्ड। देखिए, लैंग्वेज अगर आपके पास कुछ है क्वेश्चन की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपके सामने ये ऑप्शन थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से गोज का कैनुला यूज करते हैं। आप सभी को पता है 16 गोज या 18 गोज का अपना जो कॉमनली है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन पर चलें कि द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी स्टलाइज्ड बाई। देखिए, अपने पास जो आर्टिकल दिया हुआ है, यानी कि जो पीडियाट्रिक ब्यूरेट सेट जो आप जानते हो सभी की, ये क्या है, पीडियाट्रिक ब्यूरेट सेट, और इसको स्टलाइज्ड यूवी रेडिएशन के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन में ऑटोक्लेव था, फॉर्मेलिन था और यूवी रेडिएशन था। फोर्थ ऑप्शन क्या था, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको पता है कमेंट कैसे करना, जैसे क्वेश्चन नंबर अपना 42 है तो यहाँ पर लिखो 42 का राइट आंसर डी ऑप्शन में क्या है, जिस जो भी आपको याद है यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मैं इस पेपर को बहुत नाइसली पूरा कर सकूं। और अपनी आने वाली जो बुक है मिशन ओल्ड पेपर का सेकंड एडिशन आएगा, थर्ड एडिशन आएगा जब भी, तो उसमें ये पेपर ऐड होकर आएगा, तो आपको पूरा पेपर एक जगह व्यवस्थित मिल जाएगा, आपके सभी साथियों को मिल जाएगा। और आपको ये लग रहा होगा, देखिए इस तरह से पेपर कोई भी यूट्यूब वाले ने या किसी भी कोचिंग वाले ने सॉल्व नहीं कराया होगा। सभी यूट्यूब या कोचिंग वाले क्या करते हैं, उनके पास एक क्वेश्चन की लाइन आ जाती है, तो क्वेश्चन की लाइन से ये वहीं से आपको सोल्व कराई देता है। ये काम मैं कल एग्जाम देकर भी करवा देता, लेकिन हमने क्या किया, कल से ही लगातार हम 3-4 लोग मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल उसको लैंग्वेज सेट कर रहे हैं, विथ ऑप्शन रख रहे हैं और राइट आंसर ला रहे हैं। तो इसमें समय लगता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते जा रहे हैं आपको सोल्व करवाते जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे जितना हमारे पास क्वेश्चन कलेक्ट होंगे एटलीस्ट 150 प्लस तो अपन पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए। आगे क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला यूज्ड फॉर चिल्ड्रन फॉर आईवी इन्फ्यूजन। देखिए, आईवी इन्फ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला जो चिल्ड्रन में यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, विथ ऑप्शन भी शायद आई थिंक पूरे ऑप्शन सेम टू सेम ऐसे ही थे। इसमें क्या था कि 22 गोज कैनुला विथ 1.5 इंच लॉन्ग नीडल, 20 गोज नेडुला 1.5 इंच लॉन्ग नीडल और 25 गोज कैनुला विथ 5-8 इंचेज लॉन्ग। जो ये कौन सी सी ऑप्शन तो क्या है, देखो इंसुलिन नीडल है, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा अपन बात करेंगे चिल्ड्रन में, एक्चुअल में क्या है कि अपन बात करें तो देखो 24 नंबर का कैनुला यूज करते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर अगर अपन बात करें तो इन्फेंट एंड टोडलर तक है। टोडलर के बाद में अगर अपन जाते हैं या उसमें भी बच्चे में भी अगर वेन विजिबल अच्छी है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 24 नंबर का ही यूज करना है। कैनुला डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी ऑफ द वेन। ठीक है, एसेसिबिलिटी ऑफ द वेन। तो यहाँ पर अगर आपके चॉइस नंबर नहीं है तो राइट आंसर आपका 22 गोज विथ 1 से 1/2 इंचेस लॉन्ग नीडल राइट आंसर होगा। ठीक है,
टाइप ऑफ टीपीएन फ्लूइड। देखिए इसकी लैंग्वेज कुछ और लंबी, अच्छा लंबा 2-3 लाइन का लैंग्वेज थी, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी टाइप ऑफ टीपीएन का टाइप्स ऑफ फ्लूइड पूछा था कि क्या है। देखिए टीपीएन फ्लूइड होता है वो हाइपर ऑस्मोलर होता है, यानी कि हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से प्रोबेबली टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है जो सेंट्रल वीनस लाइन के थ्रू ही दिया जाता है। इज दैट क्लियर? टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है वो हाइपरटोनिक यानी कि हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से उसको सेंट्रल वीनस लाइन से ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन है अपने पास, ए पेशेंट इज गेटिंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन से 2-3 क्वेश्चन आए थे वाया सेंट्रल लाइन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। द इन्फ्यूजन रेट शुड बी मॉनिटर क्लोजली टू प्रिवेंट, यानी कि टीपीएन एक पेशेंट की इन्फ्यूज हो रहा है तो उसकी इन्फ्यूजन रेट है, ड्रॉप रेट पर मिनट शुड बी मॉनिटर, आपको जरूर मॉनिटर करनी चाहिए। कौन से कॉम्प्लिकेशन से बचाव के लिए? ऑप्शन था ऑसिलेशन इन ग्लूकोज प्रोफाइल, टू मैनेज फ्लूइड ओवरलोड, टू मैनेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। एक और ऑप्शन था और इसमें दोनों ऑप्शन ही राइट होने चाहिए, टू मैनेज फ्लूइड ओवरलोड एंड ऑसिलेशन ग्लूकोज प्रोफाइल। लेकिन यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी करें तो वो मैनेज फ्लूइड ओवरलोड बी पर जाना चाहिए। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि ग्लूकोज प्रोफाइल तब ऑसिलेट होगी या ऊपर नीचे होगी, पेशेंट जो टीपीएन ले रहा होता है तो उसका अगर आप सडनली अगर उसको वो करते हो, ड्रॉप करते हो, तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है पेशेंट, क्योंकि क्या चल रहा है यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज या उसका आरबीएस लेवल लो हो सकता है अगर उसको अपन सडनली स्टॉप करते हैं तो, लेकिन एक कंस्टेंटली रेट से आपको एक डिजायर्ड या ऑर्डर डोज से आपको दोगे तो उसको फ्लूइड ओवरलोड से अपन बचा सकते हैं। सो इस कंडीशन में क्वेश्चन में राइट आंसर टू मैनेज फ्लूइड ओवरलोड होना चाहिए। बाकी एम्स ए मानता है या बी मानता है, डी ऑप्शन आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है 45 क्वेश्चन का कि डी ऑप्शन क्या था। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पेशेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज हैविंग इंटरनल रेडियम इम्प्लांट। ए पेशेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज हैविंग इंटरनल रेडियम इम्प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड प्लेस्ड द क्लाइंट टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट ऑफ द डिवाइस। तो इंटरनल रेडियम इम्प्लांट की डिवाइस है, उसको डिसलॉजमेंट यानी कि उसको वहाँ से डिसलोकेट होकर बाहर नहीं आ जाए एक्सीडेंटली, उससे बचाव के लिए पेशेंट को क्या पोजीशन देनी चाहिए। देखिए इसमें राइट आंसर होगा प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन देकर रखेंगे पेशेंट को ताकि वो बाहर नहीं हो। ठीक है, इसमें कभी कभी कई जगह पर ये जो प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंड लाइन पोजीशन भी मान लिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से बी ऑप्शन नहीं जाना चाहिए, इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, अगर लगेगा तो बुक्स में जब पेपर आएगा तो पूरा क्लियर और पूरा वेरीफाई कराएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन इसके ये थे। कुछ अगर चेंजेस था क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपके सामने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को देखिए क्वेश्चन था आपको, इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन हनी लाइक क्रस्ट। देखिए क्वेश्चन को समझना, यहाँ हनी लाइक क्रस्ट है, यही क्वेश्चन पर अगर एक और आता है कि सिल्वरी पैचेज, ऐसा सिल्वरी पैचेज है, सिल्वरी पैचेज कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं आपको? सोराइसिस वाली कंडीशन में, लेकिन भी डायग्राम भी चेंज हो जाता थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिल्वरी पैचेज नहीं, हनी लाइक क्रस्ट। देखिए हनी यानी कि शहद का जो छत्ता होता है उसमें ऐसा ही क्रस्ट होते हैं, लाइक क्रस्ट आर सीन अराउंड द माउथ इन ए बेबी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीज। देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक तो डायग्राम से आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, विथ आपको क्वेश्चन में भी हिंट मिल गई कि हनी लाइक क्रस्ट्स आर सीन अराउंड द माउथ ऑफ द बेबी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पेटिगो, जो किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द इम्पेटिगो? क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओराई। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही स्किन से था। इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन, सेम डायग्राम था, अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया होता आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेम डायग्राम था। इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन चिक्स एंड फेस इज सीन लाइक रेडिश अराउंड द माउथ इन ए बेबी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीज। देखिए आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से आपको पहचानना, कुछ टिप्स जो ट्रिक्स है इसमें क्वेश्चन में दी हुई है कि बेबी का चिक्स एंड फेस है जो रेडिश अराउंड द माउथ, कुछ लाइक दैट सीन हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको राइट आंसर देखना है, तो राइट आंसर क्या है इसमें? देखो इम्पेटिगो नहीं, यहाँ पर गलती बाई टाइपिंग मिस्टेक से हो गया, यह है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा कि चारों क्वेश्चन मेरे सामने आए, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये पूरे इसको पूरा कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन पूरा कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। इंटूबेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन थे प्री प्रिवेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, पैरालिसिस बाय लंग्स, और शायद एक आध कुछ और था इसमें। चारों ऑप्शन में कुछ कुछ डिफरेंट थे, आगे पीछे था, आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ आप यूट्यूब यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं व्हाट्सअप पर हमारे को मैसेज करके बता सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगा उसका फोटो
उसका फ़ोटो और नाम आपका आने वाली बुक के अपकमिंग एडिशन में प्रकाशित किया जाएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री होते हो तो, अगर आप अपना फ़ोटो बुक में दिलवाना चाहते हो तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका फ़ोटो बिल्कुल बुक में प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है GCS का क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए तो दोनों क्वेश्चन मेरे पास सामने पूरे नहीं आए हैं। कुछ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आई रेस्पॉन्स विद पेनफुल स्टिमुलाई और रिपीटेटिव मूवमेंट, इसमें और कुछ था आगे, तो आपको अगर याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक और ऑप्शन था, क्वेश्चन था प्लान डू चेक एक्ट, ये इसका कुछ ऐसा था। तो इसका ऐसे 4 ऑप्शन थे, इसके राइट सीक्वेंस यही है जो मैंने लिखी है, लेकिन इसका पूरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा ये दोनों और क्वेश्चन थे आपके सामने, ठीक है। आपको पूरा कोऑपरेट करना है, मैं आपके पूरे कमेंट देख रहा हूँ और वहीं से मैं पेपर आगे का पेपर बनाता जा रहा हूँ, ये मानकर चलिए। तो आपके सामने पूरा पेपर लेकर आऊँगा। ए बेबी ब्राउट इन द स्किन OPD ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट विथ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा आपके डर्मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के OPD में आता है अपने मम्मी पापा के साथ में। इन OPD डॉक्टर इज डूइंग बुरोज इंक टेस्ट BIT टेस्ट फॉर द बेबी टू आइडेंटिफाई द डिजीज। दिस टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ विच स्किन डिजीज इन डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोज लाइक रेशेज, ब्रोज लाइक लाइन या ब्रोज लाइक रेशेज कौन सी स्किन डिजीज में अपियर होते हैं। आपको याद आ रहा होगा, शायद आपने पढ़ा हो, तो जस्ट रिकॉल दिस पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीज में क्या होता है, ब्रोज लाइक क्रस्ट से बनते हैं। ब्रोज लाइक अपीयरेंस होती है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिसमें इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीच। और शायद एक क्वेश्चन ऐसा ही था, अगर आपको इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोटेंसी ऑफ फ्रीजिंग वैक्सीन। देखिए कोई वैक्सीन बाई एक्सीडेंटली जैसे कि फ्रीजिंग हो जाती है, फ्रीजिंग सेंसिटिविटी और हीट सेंसिटिव वैक्सीन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए कि कौन सी फ्रीजिंग सेंसिटिव। अब मैं बात करूँ फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन की, तो T सीरीज की जितनी वैक्सीन है, T सीरीज की मीन्स की DPT, TT, TD लाइक दैट जो वैक्सीन है वो, और हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन। अगर आपके क्वेश्चन भी आए तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन को देख रहे हैं कि जो मैं बात करता है फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन, जो T सीरीज की वैक्सीन है प्लस हेपेटाइटिस बी वो आ जाएगी फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन। हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अदर की बात करें तो OPV हो गई, मिजल्स हो गई, OPV मिजल्स BCG, ये वैक्सीन होगी जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टेस्ट है जो वैक्सीन की पोटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है, जो वैक्सीन फ्रीज हो जाती है, जो वैक्सीन जम जाती है फ्रीज के इनसाइड द फ्रीज, उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए सेक टेस्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर। सेक टेस्ट वैक्सीन की पोटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। बात करें मॉडिफाइड हेबल टेस्ट और हेबल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट किसके लिए किया जाता है, रेबीज वैक्सीन के लिए किया जाता है, रेबीज वैक्सीन में, ठीक है। और भी इसका D ऑप्शन अगर आपको एग्जैक्ट याद आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस, सेक टेस्ट एक और किया जाता है, आपको पता होगा कहाँ पर, बेबी में जब वो सेक टेस्ट जब प्री टर्म बेबी जन्म लेता है तो उसकी क्या होता है, फिटल मेच्योरिटी चेक करने के लिए, फिटल जो उसकी मेच्योरिटी चेक करने के लिए, या उसकी जो क्या बोलते हैं वो सर्पेक्टेंट की रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पर एक सेक टेस्ट किया जाता है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो भी ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक अल्नर सर्कुलेशन ऑफ हैंड बिफोर परफॉर्मिंग आर्टेरियल कैथेटराइजेशन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, आपको याद आ रहा होगा। तो एक ABG का इसमें जिक्र नहीं है। यूजुअली अपन क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो ABG से करने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो भी आर्टेरियल लाइन से ही ABG को अपन सैंपल टेकन करना होता है। या तो आप सैंपल टेकन करो या वहाँ पर उसमें कोई कैथेटर इंसर्ट करो। बात एक है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एलन टेस्ट राइट आंसर होगा। प्लीज़ आप 3 ऑप्शन मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं 56 क्वेश्चन के, इसमें 3 ऑप्शन क्या थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो आपके सामने जैसे का ऐसे एजिट क्वेश्चन था, कौन सी फाइंडिंग है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को सजेस्ट करती है। देखिए आप पूरी फाइंडिंग आप एक एक देखोगे तो आप नतीजे पर पहुंचोगे कि इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बी ऑप्शन क्यों है, देखिए इसमें pH 7 पॉइंट, देखो आपको पता होना चाहिए, देखो रोमी का पता होना चाहिए, अगर आप नीचे से पढ़ा होगा तो। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, अपोजिट होता है, क्या pH और CO2, pH बढ़ेगी तो CO2 घटेगी। किस में बात करें, रेस्पिरेटरी अपोजिट। अब इसमें क्या pH 7 में घटी हुई है, pH इसमें क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा, pH यहाँ पर घटी हुई है तो यहाँ पर CO2 जो है, ये CO2 मानकर चले, CO2 इसकी बढ़ी हुई होगी,
क्लियर है। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी की, पीएच घटी हुई है मतलब मीन्स की एसिडोसिस, और CO2 बढ़ी हुई है मीन्स की रेस्पिरेटरी। पीएच घटी हुई है मीन्स एसिडोसिस, CO2 बढ़ी हुई है मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब ये फाइंडिंग देखो, पीएच बी ऑप्शन में पीएच घटी हुई है, O2 ठीक है 90 है, CO2 पर चलिए CO2 बढ़ी हुई है, पीएच क्या है घटी हुई है, और CO2 क्या है बढ़ी हुई है। ये अपना फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। SCO3 की बात करें आगे जाकर तो SCO3 नॉर्मल रेंज में, इसकी नॉर्मल कितनी रेंज कितनी होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इज दैट क्लियर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन, डस्की ह्यू of vestibule and anterior vaginal wall visible at 8th week of pregnancy is known as it is question था Chadwick sign, C right answer। which of the following position is used for maximal respiratory functioning in a client? देखिए ये मैक्सिमल रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग के लिए पेशेंट में कौन सी पोजीशन कॉमनली यूज ली जाती है, वो है आपको पता है सबको कि सिटिंग पोजीशन या ऑर्थोपेनिक पोजीशन इज द बेस्ट रिकमेंडेड पोजीशन फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइंट्स टू फॉर मैक्सिमल रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एंगल बिटवीन नीडल एंड सरफेस ऑफ स्किन इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टेक्निक शुड बी मेंटेन्ड। देखिए बात करने अपन IM इंजेक्शन की, और IM इंजेक्शन में जो स्किन होती है चाहे बटक्स की स्किन और ये अपनी नीडल की हो, तो नीडल और क्या बात कर रहे हैं अपन, नीडल ये तो होगी स्किन, ये हो गई नीडल। इस नीडल और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल कितना होना चाहिए IM इंजेक्शन में, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का किस में होता है IM में, 15 डिग्री किस में होता है इंट्राडर्मल में, एंड 45 डिग्री किस में होता है सबक्यूटेनियस में। सबका अलग अलग एंगल होता है। अब एक अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले थोड़ा सा छोटा सा एक एड के बाद में शुरुआत करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीतने की जिद्दी और ये जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। इसी जिद को बरकरार करने के लिए मिशन आई लेकर आया आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो प्लान। जी हाँ, एक बेहतरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके नोटशेट 2022 एम्स नोटशेट 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको मिशन परिचारिका बुक मिलेगी, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी। सेकेंड बुक मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थर्ड बुक की बात करूं तो मिशन नॉन टेक, जिसमें आपके ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेस रीजनिंग जीके कंप्यूटर की एक शॉर्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोटसेट चैंपियन, जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, मोर देन 1000 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। फिफ्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोटसेट बूस्टर, जी हाँ मिशन नोटसेट बूस्टर, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मोस्ट सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओनली मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2500 एमसीक्यूज है जो आपको 25 प्रैक्टिस टेस्ट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा बेहतरीन कॉम्बो प्लान है जो आपके नोटसेट 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आसान बनाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज अभी जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर आप जाकर व्हाट्सएप या वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं और नोटसेट 2022 के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं विद मिशन आई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड एन ऑयली इंजेक्शन। देखिए ऑयली इंजेक्शन है वो हमेशा आपको जेट्रिक मेथड से लगाना चाहिए। ऑयली इंजेक्शन आ गया इट मीन्स कि आपको जेट्रिक मेथड फॉलो ही करना है ताकि वो मेडिसिन प्रिवेंट कर सके अपन लीकिंग अराउंड द टिश्यूज में या बैकवर्ड लीकेज से उसको बचाया जा सके, मान कर चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑयली इंजेक्शन आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाए यूजिंग जेट्रिक टेक्निक। उसका डी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इंजेक्शन एडमिट। इतने लंबे क्वेश्चन किसी भी कोचिंग वाले ने यूट्यूब पर सॉल्व करवाए तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कि उस कोचिंग वाले ने इस तरह से हमारा पेपर सॉल्व करवाया है। आप मेरे को जरूर बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ चलो हमारी तरह कोई और भी कोचिंग वाला या और भी कोई यूट्यूबर है जो मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए पूरा क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन विथ आंसर विथ रेशनल आपके सामने लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये शायद आपको भी लग रहा होगा कि रियली में यहाँ पर जो हमारे को पूरा पेपर मिल रहा है विथ ऑप्शन विथ रेशनल विथ आंसर। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वाया इंट्रामस्कुलर ए पेशेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और साथ ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2 वीक्स पहले जो बाद में यानी कि 2 वीक्स पहले एक इंजेक्शन के IM इंजेक्शन लगा था
जो आपके ओपीडी में है और क्या कंप्लेन कर रहा है, एंड टोल्ड टू डॉक्टर दैट आई नेम फीलिंग बर्निंग सेंसेशन एंड पेन एट अराउंड द इंजेक्शन साइट ऑन बटक्स, जहाँ पर उसके आईएम इंजेक्शन लगा था वहाँ पर वो बर्निंग सेंसेशन और पेन फील कर रहा है काफ़ी समय से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्शन बाय नर्सिंग ऑफिसर, तो इस कंडीशन में कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। एग्जैक्टिव क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर 62 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टिव था। इसके राइट आंसर अब क्या ऑप्शन है, मैनेज द इंजेक्शन साइट सो देट मसाज द इंजेक्शन साइट सो देट इट कैन प्रमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन, अप्लाई वार्म कंप्रेस टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन फॉर कंफर्ट, वाइप इट विद स्प्रिट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। शायद डी ऑप्शन में थोड़ा मेरे को डाउट था, 2-3 जगह मैंने देखा लेकिन एज इट इज नहीं मिल रहा। शायद आप अगर आपको लगे कि डी ऑप्शन कुछ अलग है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसका राइट आंसर है तो अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन फॉर कंफर्ट। देखो आपको मसाज तो हमेशा ही अवॉइड होती है, इंजेक्शन में आपको मसाज नहीं करना होता, ठीक है, ताकि वो लीकेज नहीं हो सराउंडेड टिश्यूज में ना। ड्रग एब्जॉर्प्शन इजीली ऐसे ही हो जाएगा बिना मसाज के। मसाज आपको हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, मानकर चलिए। अप्लाई वार्म कंप्रेस टू डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स, देखो अपन बटक्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं इंट्रामस्कुलर, वहाँ पर ब्लड वेसल्स का कोई लेना देना नहीं होता, तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। आपको कोल्ड एप्लीकेशन करना जिसकी वजह से क्या होता है, कंफर्ट मिले उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, इंडुरेंस ऑफ रिदमा और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इन। देखिए जो ट्यूबरकुलिन आप मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हो तो उस कितना आपको जो प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव जो पीपीडी जो सब्सटेंस आप इंजेक्ट करते हो 4 आर्म में इंट्राडर्मली पीपीडी 0.1 ml जितना आप इंजेक्ट करते हो, उसके कितने दिन समय बाद में जो वहाँ पर उस इंजेक्शन साइट के अराउंड जो रिएक्शन हो रही है, इंडुरेंस अरिदमा लाइक दैट समथिंग, उसको कितने समय बाद में इंटरप्रीट करना चाहिए, कितने समय बाद उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 48 to 72 आवर्स। मॉन्टेक्स टेस्ट 3 क्वेश्चन थे। इन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव, ये इंजेक्ट किया जाता है, जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है उसमें ये सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है 4 आर्म, ओके। कैन बी इंजेक्टेड ऑन 4 आर्म वाया, अभी मैंने डिस्कस किया था कि इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट किया जाता है, सो देट इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज इंट्राडर्मली। Next one, a patient having active infection of HIV, Montex skin test is performed. Which diameter of endurance considered positive or देखो which diameter of endurance considered positive or active infection of tuberculosis। HIV का पेशेंट है, उसमें आपको टीबी के लिए टेस्ट करना है मॉन्टेक्स का, तो उसमें जो इंडुरेंस का डायमीटर है वो कितना होगा तब आप कंसिडर करोगे कि ही इज़ द पॉजिटिव या सी इज़ द पॉजिटिव। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 mm। देखो लेस मोर देन 5 और 5, इसमें इसकी 3 कैटेगरी है, एक तो ये हो गई और एक मोर देन और 10 और एक हो गई मोर देन 15, तीनों के अलग अलग है। तो ये जो मेजर रिस्क जोन, मेजर रिस्क की जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए जो ये वाली कैटेगरी में आते हैं, HIV जैसे जो पेशेंट्स है उसके लिए मोर देन 5 अगर इंडुरेंस का डायमीटर है तो वो उसको पॉजिटिव कंसिडर्ड किया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन फॉर हिज एक्टिव ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्टेड टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए एक पेशेंट है, एक्टिव टीबी इन्फेक्शन का पेशेंट है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिसिन है वो ले रहा है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, जिससे अपन लगे कि हाँ ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट है। डिक्रीज विजुअल इक्विनिटी, देखिए कोई विजुअल देखने में उसको परेशानी हो रही हो, या डिक्रीज हियरिंग इक्विनिटी, या उसको सुनने में कोई परेशानी हो रही हो। 2 ऑप्शन याद नहीं आ रहा, बाकी ए बी ऑप्शन में से आपको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कोज करती है, 8th क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होगा उसका हियरिंग लॉस हो सकता है। इट मीन्स की राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। रिमेनिंग 2 ऑप्शन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, ताकि मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर सकूँ। सिर्फ इसी क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकूँ, आपके सामने 4 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत करके मेरे को कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि एक सुसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शनों में क्या था, मेरे को कहीं पर भी इसका एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले, या क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। ड्राउनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, डूबने के दौरान पेशेंट को कुछ रेस्पिरेटरी पल्मोनरी एडिमा से लाइक दैट्स कुछ ऑप्शन है, लेकिन एक्जैक्टली मैं नतीजे पर नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने डाले हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। ब्रेस्ट एब्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी जो सीक्वेंस फॉलो की जाती है, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी या बायोप्सी, और 2 ऑप्शन कुछ और थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे एक और 70 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वायरल हेपेटाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसमें 2-3 एक अलग अलग लेवल्स का कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अगर फिर भी कोई किसी स्टूडेंट को अगर रिकॉल होता है ये क्वेश्चन, कहीं पर उसने पढ़ा हो, तो प्लीज़ उसकी पिक फोटो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंटली स्केनारियो ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, आया होगा और आपने बिल्कुल राइट किया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो टेक्निक है वो प्रेजेंटली स्केनारियो ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 में अपन यूज कर रहे हैं। सबके मुंह से जो नॉन मेडिकोज पर्सनस है उनसे भी मुंह से भी अपन सुनते थे कि आइसोलेशन क्वारंटाइन लाइक दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब बोथ टर्म्स, यानी कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन को कौन से टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पर जाता हूँ। क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल्स हु आर ट्रेवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड एरिया। देखो इन्फेक्टेड पीपल्स के लिए नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी है। आइसोलेशन इज द, देखो हाँ इसका ये गलत है। क्वारंटाइन होता है हेल्दी पीपल्स के लिए जो इन्फेक्टेड पीपल्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं या फिर हाईली इन्फेक्शियस एरिया से लो इन्फेक्शियस एरिया में आए हैं। जो कन्फर्म्ड पॉजिटिव या इन्फेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए क्वारंटाइन वर्ड यूज नहीं होता। सॉरी, जो हेल्दी पीपल्स के लिए जो कॉन्टैक्ट में आए हैं उनके लिए क्वारंटाइन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इन्फेक्टेड पीपल की, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। बी की बात करें, आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल्स। देखिए आइसोलेशन इन्फेक्टेड पीपल्स या पॉजिटिव केसेज के लिए, इन्फेक्टेड पीपल्स हु आर ट्रेवल्स फ्रॉम हाईली इन्फेक्शियस एरिया टू लोअर इन्फेक्शियस एरिया। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। और इसका कुछ ऑप्शन था आपको याद आ रहा तो प्लीज़ जरूर बताएं। अब देखिए मैं आपको एक सीधा समझा देता हूँ यहाँ पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन। देखिए बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। आइसोलेशन आपको तब यूज करना जब पेशेंट इन्फेक्टिव हो चुका है, कंफर्म्ड हो चुका है लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा या क्लिनिकल फीचर्स के द्वारा। तो उस पेशेंट को अदर हेल्दी पीपल से अलग रखने के लिए जो फैसिलिटी यूज की जाती है या जो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाती है उसको अपन आइसोलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर। क्वारंटाइन हेल्दी पीपल्स जो किसी इन्फेक्टेड पीपल्स के संपर्क में आ गया हो या हाईली इन्फेक्शियस एरिया से, जैसे कि मान लो चाइना में कोविड-19 का जैसे आउटब्रेक हुआ, वहाँ से कोई भी इंडियन अपने इंडिया में आया, आते ही उसको डाल दिया एक अलग ही घर में, एक अलग ही रूम में, तो वो क्या हो गया, आइसोलेशन। वो कन्फर्म्ड नहीं है, हेल्दी पीपल है लेकिन वो कॉन्टेक्ट में रहा या फिर हाईली इन्फेक्शियस एरिया से अपने यहाँ पर आया। क्लियर, इज दैट क्लियर। दूसरी एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये आइसोलेशन क्या होता है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, क्वारंटाइन प्राइमरी प्रिवेंशन है। देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन इसलिए हो गया है ना, इसमें डिजीज हो चुकी है, ठीक है। और क्वारंटाइन में क्या, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। आई एम रिपीटिंग, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज इज द। अब इसमें कौन सा आएगा, आपके क्वारंटाइन आ जाएगा। डिजीज होने से पहले का जो एक्शन है वो क्वारंटाइन हो जाएगा, डिजीज होने के बाद का जो एक्शन है वो सेकेंडरी उसमें प्रिवेंशन में आता है, जिसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो जाता है। सो आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है और क्वारंटाइन है जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। ज़्यादा रेशनल हो जाएगा, बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे, नॉलेज तो बहुत बड़ी पड़ी है लेकिन बिना लाइव क्लासेज के इतना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज्ड फॉर इमरजेंट केसेज इन ट्रायल सिस्टम ऑफ इमरजेंसी। देखिए आपको ट्रायल सिस्टम में एक अच्छी ट्रिक के साथ में डिफरेंशिएट करना बताता हूँ। दो केस होते हैं, तो इमरजेंट केस और एक होता है नॉन इमरजेंट। इमरजेंट और एक होता है अर्जेंट, दो वर्ड यूज करते हैं ट्रायल में, इमरजेंट और अर्जेंट। अब इमरजेंट पेशेंट के लिए तो आपको कौन सा कलर कोड यूज करना है, इमरजेंट पेशेंट की अगर अपन बात करें तो कौन सा कलर कोड यूज करें, ठीक है। तो इमरजेंट पेशेंट के लिए देखिए जो रेड कलर होता है, रेड कलर अपन यूज कर रहे हैं किसके लिए, इमरजेंट पेशेंट के लिए, ठीक है। रेड कलर अपन यूज कर रहे हैं इमरजेंट पेशेंट की। आपको ट्रिक बता दो, ई से इमरजेंट और आर से रेड, ई आर इंजीनियर, ई और आर से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में इमरजेंट केस के लिए पूछा जा रहा है तो ई मीन्स आर, यानी कि रेड कलर आ जाएगा उसका राइट आंसर। एक में आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, सेकंड अपने पास आपके पास अर्जेंट है। अब इमरजेंट की जगह वो सेकंड प्रायोरिटी होती है अर्जेंट केसेज की। अर्जेंट के लिए कौन सा कलर कोड यूज करते हैं, तो अब एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इमरजेंट के लिए रेड कलर यूज करते हैं तो सेकंड पर येलो ही आता है, ठीक है, सेकंड पर येलो ही आता है। इट मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, अर्जेंट के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, येलो। इमरजेंट के लिए कौन सा करते हैं, रेड। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। ए बेबी केप्ट इन एनपीओ फॉर एन इलेक्टिव सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज चॉइस इन चिल्ड्रन। देखिए एक बेबी है, इसको क्यों क्वेश्चन बना नहीं है लैंग्वेज में, आप प्लीज़ हेल्प जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को पूरी लैंग्वेज बनाने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन पीडियाट्रिक्स में जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है वो आइसोलेट पी होती है, तो मेरे हिसाब से आंसर राइट आंसर है वो आइसोलेट पी होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा।
अगले क्वेश्चन में बात करें, मोस्ट ऑफ कैथेटर्स हैव डायमीटर्स इन एफ आर। फ्रेंच में जो डायमीटर्स होते हैं मोस्ट ऑफ कैथेटर्स के, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ आर। एफ आर जो आपको देखिए, एफ आर का अपन डायमीटर से अगर हम देखते हैं एग्जैक्टली इसका मीन होता है आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। कोई भी कैथेटर होता है उसकी आउटर सरफेस होती है, वो अपन एफ आर के हिसाब से काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन को देखो कैथेटर की जो साइज मालूम हो, जैसे कि मानकर चलो कि कोई भी कैथेटर है जो जैसे मान लो 3.7 उसकी साइज है, उसे वो लिखा हुआ होता है कैथेटर के ऊपर। अगर आपको एफ आर नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो उसके ऊपर कैथेटर की साइज 3.7 लिखी हुई है, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या mm ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको आप एफ आर में कैसे निकालो, एफ आर में हमेशा कैलकुलेशन निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होता है 3 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 नंबर आएगा, 14 एफ आर, यानी कि 14 एफ आर 14 नंबर का पोली कैथेटर है। और 14 से 16 नंबर का जो कैथेटर्स होते हैं वो अपन कॉमनली 14 से 16 नंबर का कैथेटर अपन कॉमनली है जो फीमेल्स, अडल्ट मेल या फीमेल्स में यूज किया जाता है। अगर उसकी बात करें ओल्ड एज पर्सन की अगर बात करें तो वहाँ पर मोर देन 16 एफ आर पर जाते हैं। हालांकि 16-18 उसमें यूज होता है, 18 से चलता है जो ओल्ड एज में यूज करते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर लार्ज होते हैं। जितना बड़ा एफ आर होगा उतना बड़ा लार्ज डायमीटर होगा, ठीक है। तो स्पेशली जो यंग फीमेल्स हो या यंग मेल्स हो तो उसमें एज फार एज पॉसिबल 14 या 16 नंबर एफ आर का कैथेटर ही यूज करना चाहिए। 14 से कम की बात करूं 12 नंबर का या फिर 10 नंबर का या 14 नंबर का, यहाँ ये एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती है या एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं तो वहाँ पर यूज करना चाहिए। बिलो 10 एफ आर के कैथेटर्स है वो जो पीडियाट्रिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी लंबे रेशनल हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन का आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन मिले नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं आपका कमेंट जल्दी से नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 कमेंट करके जल्दी बताइए। इसके 3 ऑप्शन ए तो मैंने डाल दिया, बी और सी डी ऑप्शन क्या होंगे, ठीक है। बाकी इसका अगर आपके ऑप्शन सही होंगे, अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होंगे अदर, तो इसका राइट आंसर अनएक्सप्लेन्ड वेज यानी ब्लीडिंग इसका राइट आंसर होगा। ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 150/85 mm ऑफ Hg, व्हाट इज द पल्स प्रेशर। देखिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका पल्स माइनस कर दो, 150 में से 85 गए तो कितने बचे 65, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो तो जरूर बताना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम आया था जो क्या है डेवियर रिट्रैक्टर। काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या करके आते थे डोयन रिट्रैक्टर ये नहीं होता। डोयन रिट्रैक्टर एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका आगे वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा होता है, इस तरह का होता है आगे वाला हिस्सा, ठीक है। उसका राइट आंसर ए होगा। बिफोर सर्जरी विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पेंट एट सर्जिकल साइट। देखिए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज भी आपको थोड़ा बहुत पता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। 2 ऑप्शन मैंने रखे हैं, 2 ऑप्शन आप बताने की आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को कमेंट बॉक्स में सी और डी ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का कि सर्जरी में जा रहा है कोई पेशेंट, आपने कभी ऑपरेशन में थिएटर में ड्यूटी की हो या ओटी में ड्यूटी की हो या कहीं भी वार्ड से अगर आप ओटी में पेशेंट भेजते हो, जिस पार्ट पर सर्जरी होती है चाहे आई का हो, एयर का हो या किसी भी एब्डोमेन पार्ट का हो, तो वहाँ पर क्या अपन पेंट करते हैं, वो चाहे बीटाडीन से हो या फिर अदर जो क्या बोलते हैं ये एमसी पेंट आता है जिस पर वुंड वगैरह पर अपन लगाते हैं, या चाहे उससे हो, किसी से भी आइडेंटिफाई मार्क करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन गोज को पकड़ कर गोल गोल घुमाकर उसको मार्क कर सके। ऑप्शन में ओम फोर्सेप था, इसके अलावा 2-3 ऑप्शन शायद राइट नहीं थे, बाकी और भी 2 ऑप्शन अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसका राइट आंसर ओम फोर्सेप होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर पेरिनियल इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल। इस क्वेश्चन का भी थोड़ा डाउटफुल था तो इसलिए आप थोड़ा कंफर्म करिए कि यही ऑप्शन थे चारों या अलग थे या क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर भी देखो, ये क्वेश्चन था नाइफ हैंडल, लेकिन नाइफ हैंडल था या क्या था इसका राइट, नाइफ हैंडल उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो आप मेरे को सारों ऑप्शन बताइए ए बी सी डी इस क्वेश्चन का। अगर आपको याद आ रहे हैं तो कुछ डायग्राम ऐसा ही था तो मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमारे को। पार्ट 4 है, पार्ट 4 अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन है बहुत सारा, क्वेश्चन बनाने देखो। अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फिर में स्टूडेंट से डिस्कशन करते हैं, 2-4 स्टूडेंट जो जिसने भी सेकंड शिफ्ट में दिया है गूगल मीट पर मीटिंग करते हैं, उसके बाद में पेपर तैयार होता है आपके सामने। अब आप सोच रहे होंगे मेरे सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कैसे उठा कर ला रहे होंगे। उठा करने वाले बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कि क्वेश्चन को मेरे को देखना पड़ रहा है, वेरीफाई करना पड़ रहा है, 10 स्टूडेंट्स से ऑप्शन वेबसाइट वेरीफाई करना पड़ रहा है, उसके बाद में आपके सामने पेपर आ रहा है। आप देख रहे होंगे जो कच्चे क्वेश्चन बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल कैसा है मेरे पास मेरे सामने, ऐसे स्क्रीन शॉट क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े। देखिए अपने आराम से 150 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे अपन आराम से, ठीक है। तो ये आपका जो क्या बोलते हैं पार्ट 3 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी क्वेश्चन जो अधूरे थे अपने, जो इस वीडियो में क्वेश्चन में चर्चा हुए हैं, सभी क्वेश्चन को आप पूरा करने में पूरी हेल्प करिए। आप
जो भी ऑप्शन आपको याद आता है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ चेंज है तो लैंग्वेज बनाकर भेजिए, ताकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपडेट कर सकें। बाकी आपको पता है कि देखो, आप अगले नॉर्सेट 2023 की या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी बुक जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए चाहे मिशन परिचारिका की बात करूँ, मिशन ओल्ड पेपर, नॉन टेक या चैंपियन, इमेज बेस्ड, सभी बुक्स आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप हमारे से डायरेक्ट ऑर्डर करके हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से भी आप जो बुक्स मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीतने की जिद्दी और ये जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। इसी जिद को बरकरार करने के लिए मिशन आई लेकर आया आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो प्लान। जी हाँ, एक बेहतरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके नॉर्सेट 2022 एम्स नॉर्सेट 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको मिशन परिचारिका बुक मिलेगी, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट्स की थ्योरी मिलेगी। सेकेंड बुक मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थर्ड बुक की बात करूं तो मिशन नॉन टेक, जिसमें आपके ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेस रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर की एक शॉर्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक की बात करूं तो मिशन नॉर्सेट चैंपियन, जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, मोर देन 1000 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। फिफ्थ बुक की बात करूं तो मिशन नॉर्सेट बूस्टर, जी हाँ, मिशन नॉर्सेट बूस्टर, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मोस्ट सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओनली मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2500 एमसीक्यूज है जो आपको 25 प्रैक्टिस टेस्ट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा बेहतरीन कॉम्बो प्लान है जो आपके नॉर्सेट 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आसान बनाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज अभी जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर आप जाकर व्हाट्सएप या वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं और नॉर्सेट 2022 के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं विद मिशन आई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।